स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे थॉर्नडाइक के सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत और पावलोव के सिद्धांत। आज का सिद्धांत जो होगा वो कोहलर का सिद्धांत होगा। जो भी लोग इन वीडियो को नहीं देख पाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो जे टेट होगा, सी टेट होगा या फिर किसी भी तरह का टेट होगा, स्टेट टेट्स होगा, उसमें आपको पहले वीडियो भी मिले और आपके लिए उपयोगी भी हो। तो आइए बिना देरी के हम लोग सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को शुरू करें। हम लोग देखिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं। देखिए जो एस टेट्स होते हैं ना, राज्य लेवल पर जो टेट होते हैं, चाहे झारखंड टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, उसमें यह प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये कोहलर ने। देखिए कोहलर को गेस्टाल्टवादी विचारक कहा जाता है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं इसको हम आगे बता देंगे इसी में। तो इसकी जो ये सिद्धांत था, इसकी एक पुस्तक थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो 1959 को प्रकाशित हुआ था, उसी में इस सिद्धांत का जिक्र है। और इसके जो सहयोगी थे, सहायक थे, हेल्पर थे, ये कोफका थे। और गेस्टाल्टवादी क्या होता है, गेस्टाल्टवादी की बात करें, देखिए गेस्टाल्टवादी जो है ये एक जर्मन भाषा है। कौन भाषा है? जर्मन भाषा है। और जिसका अर्थ होता है समग्रता या संपूर्णता। यानी कई बार आप देखे होंगे कि सीटेट में ये प्रश्न भी रहता है कि निम्नलिखित में से कौन से गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है, कोफका है, बर्दीमर हैं, कोफका, बर्दीमर और कोहलर, ये तीन रहते हैं। स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, ये सब जो है गेस्टाल्टवादी नहीं है। तो गेस्टाल्टवादी का मतलब क्या होता है कि ये जर्मन भाषा है जिसका मतलब होता है संपूर्णता यानी पूर्णता। किसी अंश को ये वैल्यू नहीं देते हैं, ये किसी व्यवहार को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। थॉर्नडाइक क्या है? व्यवहारवादी है। ये कहते हैं कि ये संपूर्णता में विश्वास करता है कि संपूर्ण कैसे सीखा जाता है। तो देखिए ये कोहलर ने जो है ये अपना प्रयोग चिंपांजी पर किया था। गौर से सुनिएगा, ये सिर्फ एक छोटा मोटा पीक है, लेकिन ये इसका कई चरण में प्रयोग हुआ और फिर जाके उसने क्या निष्कर्ष निकाला। तो पहला प्रयोग क्या किया था कि उसने एक छोटे से कमरे में जो है छड़ी रख दिया, बॉक्स रख दिया और कई वनमानुष जो चिंपांजी जिसको कहते हैं उसको जो है बंद कर दिया और उस चीज को वो नोटिस कर रहा था। ऊपर में केला लटका दिया जो कि वो कहीं भी उछल कूद करने पर वो पा नहीं सके, कम से कम अपना वो दिमाग लगा के ही केला को ले सके। तो कोहलर ने क्या किया, तो जितना चिंपांजी था उसमें से सब उछल कूद केले को प्राप्त करने के लिए करने लगा, करते। लेकिन एक जो सबसे बुद्धिमान चिंपांजी था सुल्तान नामक, वो सुल्तान उसका नाम रखा उसने कोहलर ने। वो देखते देखते क्या किया कि वो केले के पास गया और बगल में बॉक्स रखा हुआ था, उस बॉक्स को खींचा, केले के सामने लाया और चढ़कर केले को प्राप्त कर लिया। अब ये उसका पहला तरीका था कि सबसे बुद्धिमान चिंपांजी कौन था। इसके बाद दूसरा प्रयोग क्या हुआ कि उस चिंपांजी, अब सुल्तान नामक चिंपांजी के साथ ही पूरा प्रयोग किया। उसने क्या किया कि केले को लटका दिया और फिर जो है अलग अलग जगहों पर बॉक्स रख दिया। तो बॉक्स लिया और केले को प्राप्त कर लिया। फिर उसका हार्डनेस बढ़ा दिया, केले का ऊंचाई बढ़ा दिया ताकि वो बॉक्स लगाने पर भी नहीं जुट सके, और फिर बॉक्स भी रख दिया था। तो क्या किया चिंपांजी ने कि दूसरा बॉक्स लाया। अब एक छड़ी भी था उसमें, बॉक्स लाया, बॉक्स पर चढ़ा तो देखा नहीं जुट पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। तब एक छड़ी उठाया और फिर छड़ी की मदद से वो केले को प्राप्त कर लिया। फिर उसका हार्डनेस ऐसा और बढ़ा दिया कि बॉक्स पर चढ़ने के बाद छड़ी से भी, वो स्टिक से भी केले को प्राप्त नहीं कर सके। तो फिर तब जो है क्या किया कि बॉक्स लाया, दूसरा बॉक्स चढ़ाया, फिर छड़ी से केले को प्राप्त कर लिया। ये उसका हार्डनेस बढ़ाते गया और उस केले को प्राप्त करता गया। अब लास्ट में चिंपांजी ने क्या किया कि चिंपांजी ने केले को बाहर रख दिया, जो पिंजरा था उसका, केले को बाहर रख दिया। और बाहर रखने के बाद और एक छड़ी अंदर में रख दिया। तो छड़ी रख दिया तो छड़ी से यानी जो जाली होता है, खिड़की होता है, उससे अपना स्टिक घुसाया, केले को निकट लाके फिर वो खा लिया। फिर कोहलर क्या करता है
कि छोटा छड़ी पिंजरे में रखता है और बड़ा छड़ी बाहर में रखता है, और केले को भी इतना दूरी पर रखता है कि छोटा छड़ी से वो केले को नहीं ले सके। छोटा छड़ी घुसाता है, बार बार प्रयास करता, नहीं जुट पाता। तब क्या करता है कि अपना वो सूझ का प्रयोग करता है, छोटा छड़ी से बड़ा छड़ी ले लेता है, बड़ा छड़ी अंदर कर लेता है, फिर बड़े छड़ी से वो केले को प्राप्त कर लेता है। ये इस तरह से उसका कई प्रयोग हार्डनेस के तौर पर कठिनाई बढ़ाते हुए करते गया, और लास्ट में उसने जो कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष जो निकाला, देखिए उसका कहना था कि वनमानुषों के समान मनुष्य भी सूझ के आधार पर सीखते हैं। सूझ क्या हुआ? यानी सूझबूझ हम लोग कहते हैं, नहीं जरा सा भी सूझबूझ नहीं है आप लोग में, ऐसा हम लोग कहते हैं अक्सर। तो सूझ, वनमानुषों के समान मनुष्य भी सूझ के आधार पर सीखते हैं। यानी यदि सूझबूझ नहीं हो तो कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव नहीं सीखता। उसके अंदर जितनी अंतर्दृष्टि होती है, जितनी सूझबूझ होती है, उस चीज को वो उतना ही अच्छे से हासिल कर सकता है या सीख सकता है। दूसरी बात, प्रत्येक कार्य या क्रिया सीखने में हमें सूझ का प्रयोग करना पड़ता है। यदि हम सूझबूझ का प्रयोग नहीं करें तो कभी भी हम उस चीज को सफाई से नहीं कर सकते हैं, सफाई से सीख नहीं सकते हैं। तीसरी बात, विभिन्न समस्याओं का हल करने में सूझ के माध्यम से होता है। यदि हम समस्या का हल करना चाहें और हमारे अंदर सूझबूझ नहीं हो तो उस समस्या का हम हल नहीं कर सकते हैं। आगे है, गेस्टाल्टवादी कहते हैं व्यक्ति या प्राणी प्रयत्न और संबंध प्रतिक्रिया से न सीखकर डैश से सीखते हैं, यानी सूझ से सीखते हैं। यानी गेस्टाल्टवादी का कहना है कि थॉर्नडाइक क्या कहता है कि हम बार बार किसी चीज को सीखने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयास करते जाते हैं, गलती होती है, त्रुटि होती है, फिर प्रयास करते हैं, करते करते अंत में क्या होता है, हम सीख जाते हैं। और सीखने में क्या होता है कि एक संबंध जुड़ता है, धीरे धीरे जैसे अनुभव प्राप्त होता है तो उस चीज में एक संबंध प्रतिक्रिया द्वारा सीखते हैं। तो गेस्टाल्टवादी लोग जितने भी थे, कौन कौन गेस्टाल्टवादी थे अभी बताए कि वर्दीमर था, कोफका था और कोहलर। ये तीन तो पक्का याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो भूल से न सीख कर किससे? सूझ से, यानी इनसाइड द्वारा। कोफका कहता है कि सूझ में व्यक्ति तीन चीजों का प्रयोग करता है, एक चिंतन, एक तर्क और तथा कल्पना शक्ति। हम चिंतन करते हैं कि हम इस काम का, इस समस्या का हल कैसे करें, और फिर तर्क भी करते हैं कि इस तरह से करने से अच्छा होगा या उस तरह से करने से अच्छा होगा। तीसरी बात, कल्पना शक्ति। अब कल्पना शक्ति, जिसके पास जितनी शक्ति होगी चिंतन करने की, सोचने की, समझने की, वो उसी तरह से सीख सकता है, उसके अंदर उतनी ही सूझ होगी। अब मान लिया जाए कि ये कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पे किया, अब क्या चूहा पे यदि करते और इस तरह का उम्मीद कर सकते थे क्या कि इस तरह का रिजल्ट हो कि वो स्टिक से केले को ले ले, बॉक्स हटाकर चढ़ ले? तो ये चूहे से नहीं कर सकते थे। यानी चूहा का अपना एक अंतर्दृष्टि है और चिंपांजी का अपना एक अंतर्दृष्टि है। तो ये तीन बात हो गई। से विशेष काम लेते हैं, जिस व्यक्ति में जितनी कल्पना शक्ति होगी, आप में सोचने की क्षमता जितना, कल्पना करने की क्षमता जितनी होगी, उस व्यक्ति में उतनी ही सूझ होगी। ये गेस्टाल्टवादी लोग हैं। गेस्टाल्टवादी एक जगह नोट कर लीजिए। गेस्टाल्टवादी कौन कौन है? कोहलर है, कोफका है, काफका या कोफका जो लिखे, और एक और है वहां से बर्दीमर। आगे है कि सूझ पर प्रभाव डालने वाले कारक। अब देखिए, सूझ पर, किसी भी व्यक्ति में सूझ या अंतर्दृष्टि जो होगा वो क्या क्या इफेक्ट डालेगा। पहला है प्रत्यक्षीकरण। आप किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से जितना चीज देखते हैं, जिस तरीके की देखते हैं, जितनी सी देख पाते हैं, उतना अंदर आपके अंदर प्रत्यक्षीकरण होता है। कोई शिशु अपने जिस वातावरण में रहता है, जो जो चीजें देखता है, जो जो चीजें सुनता है, जो जो चीजें करता है, उसके आधार पर उसके अंदर उतनी ही सूझबूझ होती है। अब मान लिया जाए कोई बच्चा है कि तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट के पास रख दें, सामान, मशीन वगैरह के पास रख दें, तो बच्चे उस मशीन से संबंधित अपना सूझबूझ से उसका प्रयोग करना शुरू करेगा। बच्चे को देखिएगा, प्रत्यक्षीकरण। आजकल मोबाइल का बड़ा दौर है,
बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण। आप मोबाइल चला रहे हैं या चला के दे दिए, छोटा बच्चा है 8 महीना 10 महीने का, बैठ रहा है, आपको काम करना है, काम करने के बदले क्या करते हैं, बच्चे को कार्टून चला कर दे देते हैं। वो बच्चा क्या करता है कि आप जब चला रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उंगली ऐसे ऐसे करता है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। ये कई बार हम देखे भी अपने बच्चों के साथ में कि बच्चा देखते 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 जब तंग हो जाते थे तो मोबाइल लेने का एक बहाना था, क्या, डाटा ऑफ कर देते थे, और डाटा ऑफ करने के बाद उसको देते थे। धीरे धीरे वो समझता था कि अब नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके अंदर अंतर्दृष्टि यानी सूझबूझ बदल गया, बढ़ गया। बस एक दिन क्या हुआ कि कोई उसको बता दिया डाटा ऑफ, डाटा, तो जैसे उसको दिए डाटा ऑफ करके, तो बाद में क्या कहता है कि आप बड़ी होशियार हैं, हमको डाटा ऑफ करके देते हैं। अब बताइए, उसके अंदर ये प्रत्यक्षीकरण आते गया, उसके अंदर सूझ यानी अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट बढ़ते गया, और इस तरह से उसके अंदर सूझबूझ बढ़ा। तो अब देखिए कि कोई चीज, जो चीज जैसा देखेगा उसको सीखने को प्रभावित करेगा। बुद्धि, दूसरी है बुद्धि। किसी भी प्राणी में, जीव में जितनी बुद्धि उसकी सूझबूझ उतनी ही। कहने का मतलब कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान जीव होता है, हम लोग शुरू से ये चीज जान रहे हैं। तो मनुष्य में बुद्धि अधिक है, बुद्धिमान है, तो उसके अंदर क्या है, सूझ अधिक है। जब सूझ अधिक है तो इसमें सीखने की क्षमता भी अधिक होगी। यदि बुद्धि कम है तो सीखने की क्षमता कम होगी, तो ये प्रभाव डाल देता है सूझ पर। तीसरा है समस्या की रचना। अब सिचुएशन कैसा है, प्रॉब्लम कैसा है, समस्या जिस तरह का समस्या रहेगा, जिस तरह की समस्याएं रहेगी, उसका स्ट्रक्चर जैसा रहेगा, व्यक्ति के अंदर सूझबूझ भी वैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी का कपड़ा फट जाए और उसके पास तलवार है तो समस्या है कपड़ा का सिलाई करना, तो वो सुई खोजेगा। अब तलवार से थोड़ी ना सी देगा। तो यानी समस्या जिस तरह की है, समस्या की रचना जिस तरह की होती है, स्ट्रक्चर जैसी समस्या की होती है, उसके अंदर सूझ भी वैसा ही होता है। कई उदाहरण ले सकते हैं आप। अनुभव, आदमी धीरे धीरे, मनुष्य धीरे धीरे या जीव धीरे धीरे जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर एक्सपीरियंस आता है, अनुभव आता है, और जैसे उसके अंदर अनुभव ज़्यादा आने लगता है तो सूझ ज़्यादा हो जाता है। अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता है, सूझ कम हो जाता है, और जैसे सूझबूझ कम होता है, अंतर्दृष्टि कम होती है, तो सीखने पर प्रभाव डालता है। आगे है सीखने के संबंध में सूझ या अंतर्दृष्टि की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हैं जो कोहलर दिए हैं कि सीखना धीरे धीरे न होकर अचानक होती है। मतलब क्या है कि कोई समस्या आया, अरे चिंपांजी को लगा कि हमको केला लेना है, क्या हुआ, अचानक आया कि उस बॉक्स को खींचे और ले लें, तो अचानक आया, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आया। तो यानी इसमें सीखना क्या होता है, सूझबूझ के द्वारा अचानक होती है। दूसरी बात, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। संज्ञानात्मक थ्योरी पियाजे दिए थे, पियाजे वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो देखना है, आप उस टॉपिक को सर्च करें, बाय अमरेश सर लिखें, ऑटोमेटिक ये वीडियो आपके पास आएगा। तो संज्ञानात्मक क्या है कि जैसे किसी के अंदर संज्ञान हो, ज्ञान हो, तो जो सीखने की प्रकृति होती है संज्ञानात्मक होती है। किसी भी जीव, कोई भी जीव तभी सीख सकता है जिसके अंदर कोई चीज का संज्ञान है या ज्ञान है। तीसरी बात है सीखने की प्रकृति लगभग अस्थायी होती है। आप जब सीखते हैं तो वो परमानेंट रह जाता है कि हम इस तरह से ये चीज सीखे हैं। आप यदि साइकिल चलाना सीख गए हैं, बाइक चलाना सीख गए हैं, कार चलाना सीख गए हैं, क ख अ आ ए बी सी डी सीख गए हैं, तो ये क्या है कि ये अस्थाई है। ऐसा नहीं कि हम 2 महीना 1 साल पढ़ना छोड़ दें तो क ख अ आप भूल जाएं या ए बी सी डी भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा। सीखने की प्रक्रिया में सूझ स्वफुर्त व एकाएक होता है, यानी ऑटोमेटिक होता है, अपने आप ये संचालित होने लगता है और अचानक होता है। जो यहाँ पर देखे हम लोग, सूझ द्वारा किए गए अधिगम में प्राणी का व्यवहार अन्वेषणात्मक होता है, यानी खोजी प्रवृत्ति का होता है। कोई भी प्राणी जब सूझबूझ के द्वारा सीखता है तो वो एक तरह का उसका खोज होता है। अब जैसे कि हम कोई काम करने लगते हैं और कर रहे हैं, बार बार गलती हो रहा है, तो जैसे हम लोग एक सूझ हो जाती है कि इस तरह से करना है, तो हम उस चीज़ का खोज कर लेते हैं। जिस तरह से चिंपांजी वो खोज कर लिया था कि बॉक्स को हम खींचेंगे और चढ़ेंगे और केला लेंगे। आगे है कि सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। अब कोई भी आदमी के
अंदर में अंतर्दृष्टि या सूझ या इंसाइट तभी होगी जब उसकी परिस्थिति एक समस्या से जूझ रही होगी। समस्या जब आता है तभी लोगों के सामने सूझ होता है। सूझ प्राणी के लक्ष्य तथा समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध बनाता है। यानी सूझ क्या है कि कोई लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं, वो आपका क्या है, एक समस्या है, और जब आप प्रयास करते हैं यानी सूझ हो जाता है कि हम इस तरीके से इस समस्या का, इस लक्ष्य का प्राप्ति करें। तो यानी लक्ष्य और समाधान, लक्ष्य यानी समस्या या समाधान या लक्ष्य तथा समाधान के बीच क्या हो जाता है, एक स्पष्ट संबंध बनता है। आगे है शिक्षा में सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का महत्व। इसका सिद्धांत का महत्व क्या है, पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण, यानी बच्चों के सामने क्या करें कि कोई भी समस्या पूरी तरह से संपूर्ण समस्या प्रस्तुत कर दें और उसके लिए सूझबूझ या अंतर्दृष्टि के आधार पर जो है हम कई चीज़ें सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, समस्या है, उसको बता दिए, वो सूझबूझ के द्वारा अपना, इसमें कई नियम फॉलो होते हैं। गणित का सीखना सूझबूझ होता है, उसका एक फॉर्मूला आपको बता दिया जाता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, एक सवाल भी उसके आधार पर बता दिया जाता है। फिर दूसरे बार आपको दे दे कि a+b का होल स्क्वायर के आधार पर दे दिया 3x + 2y का होल स्क्वायर कितना होगा, ये बता दिया गया। तो फिर आप उसके आधार पर 5y + 3z भी रहेगा होल स्क्वायर, तो उसके आधार पर आप सीख सकते हैं। तो पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण। तत्परता का नियम, देखिए ये तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम के तहत दिया था। हालांकि ये कोहलर कहता है कि व्यक्ति के अंदर जब ये सिद्धांत का क्या महत्व है कि व्यक्ति जितना तत्पर रहेगा, जितना वो एक्टिव रहेगा, जितना वो सोचने का कोशिश करेगा, काम करने के लिए तत्पर रहेगा, वो क्या होगा, उसके अंदर अंतर्दृष्टि या सूझबूझ रहेगी। अब प्रयास ही नहीं करे आदमी, कोशिश ही नहीं करे, तो वो तत्परता या सूझ उसके अंदर नहीं रह सकता। विषय संगठन, विषय संगठन क्या कहता है कि किस विषय पर बच्चे को किसी विषय संगठित करके उसके बाद उसको सूझ या अंतर्दृष्टि फॉलो करने के लिए दिया जाए। जिज्ञासा का विकास, अब बच्चों में जिज्ञासा का विकास कर सकते हैं कि कोई समस्या दे दिए, बताओ ये कैसे, जैसे कि देख सकते हैं कि जिलेबी रेस वगैरह होता है बच्चे का, तो क्या करता है, हाथ बांध देता है, जिलेबी बांध लटका देता है, तो लोग क्या है उसके सामने सूझबूझ होता है कि हम कैसे लें। कई बार ऐसा होता है कि दो दोस्त को एक पैर बीच वाला, एक का बाएं दाएं बांध दिया और फिर जाके कई निश्चित दूरी तक जाना है, तो अपना सूझबूझ का प्रयोग करके वो विकास कर सकता है, जिज्ञासा का विकास कर सकता है। अनुभवों का प्रयोग, जब कोई सूझ या बूझ होता है बच्चों में, हम क्या करेंगे, इसके आधार पर उसके एक्सपीरियंस का प्रयोग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। विषय वस्तु क्षमता अनुसार, अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि कोई सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में ये है कि हम कोई विषय वस्तु बालकों के क्षमता अनुसार, अब कोई समस्या है उसको सूझ या अंतर्दृष्टि देखना है, क्लास 1 का बच्चा है, अब हम 5 क्लास का मैथ दे दें और कहेंगे तुम अपना सूझबूझ से हल करो, या फिर कोई ऐसा समस्या दे दें जो कि बड़े बच्चे कर सके, छोटे ना करें, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये क्षमता अनुसार होनी चाहिए। एक प्रेरणा, बच्चों में, बच्चों को कोई चीज़ प्रेरित कर सकते हैं हम इस सिद्धांत के आधार पर। तो ये था कोहलर का अंतर्दृष्टि, सूझ या इनसाइट सिद्धांत। उम्मीद करते हैं वीडियो ये पसंद आया होगा। तो जो भी नए लोग हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।